रिकॉर्डिंग। तो पिछले लेक्चर में अपन कहाँ देखते हैं, अपन ने न्यूक्लियर फिजन देख लिया था, ठीक है। एक बार रिकैप दे देता हूँ, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन होता क्यों है, ठीक है। देखो अपन ने एक ये वाला एक ऐसा ग्राफ देखा था ना। ग्राफ कैसा था, ऐसा था, फिर ये ऐसा ऐस टाइप का कुछ ग्राफ था ये, है ना। ये ग्राफ में क्या बोल रहा था, जो इधर वाली जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है। और मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस किसका होता है, Fe, जो आयरन का होता है। आयरन कहाँ पे होता था, यहाँ पे कहीं पे होता था, है ना। जो इधर वाला रहता है वो क्या करता है, वो टूटता है ना, मतलब वो न्यूक्लियर फिजन करता है ना, टूटता है वो। जब वो टूट जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अपन ने फिजन तो देख लिया था, अब अपन को देखना था फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन, क्योंकि उसका तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0 होता है ना। यहाँ पे एक ड्यूटेरियम होता है, ठीक है। अब ये अपनी स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करेगा एक और ऐसे ड्यूटेरियम के आयन के साथ एटम के साथ मिलकर के क्या कर लेगा, ये फ्यूज कर लेगा। जैसे ये फ्यूज करेगा ना, अब देखो कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 1 2, तो ये हीलियम का न्यूक्लियस बना देगा, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी बढ़ गई, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पहले कर दे या ऐसे ही कर दे। अच्छा देख, पहले क्वेश्चन ही एक देख लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि देख होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे कोई मास है x, ठीक है, कोई न्यूक्लियाई है x, ये टूट गया y में प्लस z में, और प्लस में पता है कुछ एनर्जी तो निकलती है ना। अच्छा एक बात ये बता, किसकी मास ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की मास ज्यादा रिएक्टेंट की मास ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की मास ज्यादा होती है। प्रोडक्ट की मास कम होती है, रिएक्टेंट की मास ज्यादा होती है, ये वाली रिएक्टेंट की मास ज्यादा होती है ना। तो मास ऑफ जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है मास ऑफ किसके, प्रोडक्ट के, है ना। ये ज्यादा होगा तभी तो एनर्जी क्यों निकलेगा ना, है ना। अब एक क्वेश्चन आता है, इसका रेशियो क्या होता है। इसका क्वेश्चन एक दिया था, क्वेश्चन कैसे करके था, क्वेश्चन था कि फिजन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास ऑफ पेरेंट, ठीक है, मास ऑफ पेरेंट अपॉन मास ऑफ डॉटर्स, ये डॉटर्स हो गए, है ना। उनका रेशियो क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, 1 से बराबर होगा, या 1 से 1 नियरली इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये पेरेंट हो गया भाई, है ना, ये डॉटर हो गए। तुम्हें पता है कि मास ऑफ जो पेरेंट जो है वो ज्यादा है मास ऑफ डॉटर के, है ना, मास ऑफ डॉटर के। अब इसका रेशियो पूछा था कि ज्यादा होगा या कम होगा, तो इसको जब तुम नीचे लाओगे तो इधर 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन मास ऑफ डॉटर डिवाइडेड बाई मास ऑफ पेरेंट। समझ में आई ये चीज कैसे होगा, बस इसको टिक करना था एक। तो ये पिछले लेक्चर का था ये, ठीक है। आज अपन बढ़ने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है, ये तुम्हें पता चल गया। न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि जो नीचे वाले जो है वो क्या करेंगे, वो फ्यूज करके अपनी स्टेबिलिटी गेन करेंगे, ठीक है। कैसे गेन करेंगे, अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाएंगे, है ना। अच्छा, अब न्यूक्लियर फ्यूजन का एक डेफिनेशन होता है, ठीक है। पहले डेफिनेशन जो एनसीईआरटी जो लिखती है वो लिख लेते हैं अपन, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इसका जो डेफिनेशन जो लिखता है एनसीईआरटी वो क्या है, प्रोसेस इन विच टू और मोर, मेनली 2 करते हैं बट 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, एक एक बात पे गौर कर, लाइटर बोल रहा है, लाइटर तो तुम्हें पता चल गया, जो नीचे है वो लाइटर होंगे, है ना। लाइटर न्यूक्लियाई combine to form heavier nuclei, combine to form heavier nuclei, ठीक है। इसके कारण इसका क्या होगा, इसके कारण होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। देन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अब मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूं, तुमने 2 टाइप के रिएक्शंस पढ़े एनर्जी रिलीज, कौन कौन से पढ़े, एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन।
रिलीज, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर एक, तुमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर है। अब मैं पूछ रहा हूं कौन सा एक्सोथर्मिक है कौन सा एंडोथर्मिक है, ये बता। क्या न्यूक्लियर फिजन क्या एंडोथर्मिक है या वो एक्सोथर्मिक है? न्यूक्लियर फिजन में देख पहले होता क्या था। न्यूक्लियर फिजन में, फिजन की बात कर रहा हूं मैं, फिजन फिजन में होता क्या था, एक न्यूक्लियाई टूटता था किसमें, डॉटर न्यूक्लियाई में। मान लीजिए टूट गया एक्स और वाई में, है ना। प्लस क्या होता था, एनर्जी रिलीज होता था, है ना। इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है तो कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो फिजन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। अब इस बात पे गौर कर, इसमें क्या बोल रहा है, द प्रोसेस इन विच टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई कॉम्बाइन टू फॉर्म हेवियर न्यूक्लियाई देन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। इसमें भी क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब फ्यूजन देख, फ्यूजन में भी जो इसने बोला वो कर लेते हैं ना, दो लाइटर न्यूक्लियाई कॉम्बाइन करा और वो क्या बना, एक बड़ा न्यूक्लियाई बना दिया। इसमें भी क्या बोल रहा है कि एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है ना, तो ये भी कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। सो आइदर इट इज फिजन रिएक्शन और इट इज फ्यूजन रिएक्शन, दोनों में क्या होती है, एनर्जी बाहर रिलीज होती है, तो दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे बेसिक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, अच्छा, बेसिक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सबसे बेसिक फ्यूजन रिएक्शन ये होता है ना कि एक हाइड्रोजन जो है, दो हाइड्रोजन मिलकर एक ड्यूटेरियम बनाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बता, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ये भी 1 है ना। एक हाइड्रोजन क्या बनाता है, ड्यूटेरियम बनाता है, H12। ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ये क्या है, ये ड्यूटेरियम है, जो मैंने बताया था हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, है ना। ये क्या है, ड्यूटेरियम है। इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये बता। इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, क्योंकि ये तो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर इज डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये तो हाइड्रोजन है, इसमें भी एक प्रोटॉन था, इसमें भी एक प्रोटॉन था। बट अब तुम देख रहे हो भाई, जब ये दोनों मिला, एक प्रोटॉन तो भाई चल सही है, ठीक है, बट एक प्रोटॉन जो है क्या वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया क्या, है ना। अब एक पुरानी वाली रिएक्शन याद कर, वो वाली जो मैंने सबसे पहली बात जो बताया था, वो रिएक्शन क्या था, जो स्टेबिलिटी बिल्ट वाला जो ऐसे करके जो बनाया था अपन ने, है ना, ऐसे करके कुछ स्टेबिलिटी बिल्ट बनाई थी। यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये क्या चाहता है, न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो को क्या करे, कम करे। तो इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। सेम, और इसमें कौन सा होता है, बीटा माइनस डीके होता है ना। अब नीचे वाले का देख ले, नीचे वाले का क्या होता है, न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो क्या होता है, कम होता है, बट ये चाहता है क्या, इसका इसको बढ़ाना। इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कौन सा डीके कहते हैं, बीटा प्लस डीके कहते हैं, है ना। और इसमें क्या निकलता है, एक न्यूट्रिनो निकलता है और प्लस पॉजिट्रॉन निकलता है। पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन में प्लस माइनस ई चार्ज होता है ना, तो पॉजिट्रॉन में कितना चार्ज होता है, प्लस ई चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये वही रिएक्शन है, ठीक है। सबसे बेसिक जो फ्यूजन रिएक्शन है ना, यही रिएक्शन है, दो हाइड्रोजन के एटम मिले और वो क्या बनाते हैं, ड्यूटेरियम बनाते हैं। ड्यूटेरियम निकालने, ड्यूटेरियम में होता क्या है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, और हमें पता है कि जब एक प्रोटॉन जब एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, एक न्यूट्रिनो बनेगी। सबसे पहले न्यूट्रिनो जीरो जीरो होता है, उसका मास भी जीरो, उसका चार्ज भी जीरो, और प्लस पॉजिट्रॉन बनता है। पॉजिट्रॉन को या बी से डिनोट कर ले या इसको प्लस ई से डिनोट कर ले, क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रॉन वाला ज्यादा समझ में आता है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज +1, मास जीरो। मास जीरो क्यों लिया ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था, है ना, क्योंकि 9.1 इंटू 10⁻31 kg होती है, बहुत कम होती है, तो अपन उसको जीरो मान सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बेसिक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो गई। अब आती है स्टोरी की बात, ठीक है। इसमें करना क्या है, इसमें अब ये देख, अब थोड़ा सा इमेजिन करो इसको, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। ये दोनों एक हाइड्रोजन के एटम है। इस पे कितना चार्ज है ब्रो, ये बता। प्लस चार्ज है, प्रोटॉन है बस इसमें, है ना। इसमें भी प्रोटॉन है, इसमें भी प्रोटॉन है। अपन फ्यूज कर रहे हैं। फ्यूज करने का मतलब क्या है, दोनों के न्यूक्लियाई को जोड़ देना। बिल्कुल तुम्हें पता है कि भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज,
तो अपन जैसे इसको फ्यूज करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, है ना। दोनों तो चाहेगा नहीं, ये भी पॉजिटिव है भाई, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों रिपेल करेगा एक दूसरे को। क्यों रिपेल करेगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। अपन को पता है कि जैसे ही अपन एक प्रोटॉन को हाइड्रोजन बोल ले या प्रोटॉन ले ले, या हाइड्रोजन ही में ले रहा, ठीक है, जब तुमको इसको पास पास लाने की जब कोशिश करोगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण एक दूसरे को रिपेल करेगा ये, ठीक है। अब फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला कितना होता है भाई, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। जितनी डिस्टेंस कम करते जाओगे, जितने करीब लाता जाओगे, तो आर कम होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, और बढ़ेगा। तुम इसको जितनी करीब लाने की कोशिश करोगे, इस पे और भयानक रिपल्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देख, फ्यूज करना है तो भाई इसको तो पास में तो लाना पड़ेगा, ठीक है, पास में लाना पड़ेगा। बट जैसे अपन इसको पास में ला रहे हैं तो फ्लोस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक ये दोनों क्या कर रहे हैं, सबको रिपेल कर रहा है, पास आने नहीं दे रहा। हमें पता है कि एक और फोर्स होती है जो अट्रैक्टिव नेचर की होती है। वो कौन सी फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स। अब यहां पे एक्ट करेगा न्यूक्लियर फोर्स, बट वो ऐसे नहीं करेगा, यहां पे एक्ट क्या करेगा, एफ न्यूक्लियर, ठीक है। बट तुम्हें पता है एफ न्यूक्लियर या फिर न्यूक्लियर फोर्स कहां पे एक्ट करता है, बस वो न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट बाइंड करके कौन रखता है, न्यूक्लियर फोर्स बाइंड करके रखता है। बट ये फोर्स एप्लीकेबल कब होता है, ये फोर्स तभी अप्लाई होता है जब ये न्यूक्लियर डिस्टेंस पे हो। न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब कि जब ये बस न्यूक्लियस के अंदर हो या न्यूक्लियर डिस्टेंस पे हो। और न्यूक्लियर डिस्टेंस तुम्हें पता है कितना होता है, वो होता है 10 टू द पावर -12 से 10 टू द पावर -14 होता है ना। हाँ, 10 टू द पावर -12 से 10 टू द पावर -14 मीटर होता है। अगर ये इतना करीब करीब अगर तुम इसको ले आओगे, कुछ भी करके ले आ भाई, इसको कुछ भी करके इसको इतना करीब ले आओगे, तो इसमें न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा और ये फ्यूज हो जाएगा। और जैसे ही ये फ्यूज हो गया तो हमारी क्या मिल गई, अपन को एनर्जी मिल गया, है ना। अपन को, और फिर एनर्जी भी बनती है, अपन को क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया, हमारा फ्यूजन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बट इस पे अब भी एक लॉजिक है, अब इस पे भी एक ट्रिक है कि भाई इतने करीब इसको लाओगे कैसे, इतने करीब इसको लाओगे कैसे। अब देख, किसी को मतलब हमें इसमें वर्क करना पड़ेगा, इतने करीब लाने का तो भाई एक ही तरीका है ना, अपन इसमें काम करना पड़ेगा, है ना। जब कोई दो ब्रिक जो है, दो ब्रिक इतने दूर दूर रखे, हम बोल रहे हैं इसको पास में लाना, तो तुम क्या करोगे, ब्रिक को उठा करके और पास में लाओगे, या उसको पुश दे करके और पास में लाओगे, है ना। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम वर्क कर रहे हो। इधर भी तो सेम चीज है, इन दोनों को ब्रिक मान ले, इन दोनों को क्या करना है, करीब लाना है। तो करीब लाने के लिए क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो जब इस पे अपन वर्क करते हैं ना, तो ये वर्क बहुत ज्यादा वर्क होता है। वो वर्क पता है कितना होता है, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क होता है। वो वर्क मतलब कि काइनेटिक एनर्जी या वर्क, कुछ भी लिख ले, या एनर्जी दे दे, काइनेटिक एनर्जी ले ले या वर्क ले ले। वो वर्क पता है कितना होता है, वो वर्क होता है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहा गया, हाँ, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क होता है वो, ठीक है। तो भाई इतना वर्क अगर करना है, अब 11th का एक फॉर्मूला याद करो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3/2 kT, ठीक है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, 3/2 इज द कांस्टेंट, K इज व्हाट, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया 1.3 × 10⁻⁴ जूल पर केल्विन इसका वैल्यू होता है। ये भी एक कांस्टेंट ही हो गया। और T क्या हो गया भाई, टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर किस में आता है, केल्विन में आता है, ठीक है। तो जब अपन इस वैल्यू को जब इस काइनेटिक एनर्जी में जब पुट किया ना मैंने, जब इस 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब इधर पुट करा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 3/2, K भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट, 3/2 तो भाई कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है क्योंकि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बचा क्या, टेम्परेचर। इस टाइम जो टेम्परेचर जो आया पता है वो कितना आया, सब तो कांस्टेंट और टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइम जो टेम्परेचर आया ना, वो टेम्परेचर आया 3 × 10⁹ केल्विन के आसपास आया। ये टेम्परेचर देख कितना ज्यादा है, 3 × 10⁹ केल्विन है। तो ये टेम्परेचर के अर्थ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है। ये टेम्परेचर को सन के कोर का भी टेम्परेचर इतना नहीं है। अब लेकिन सन अपन को एनर्जी कैसे देता है, सन पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, सन पे फ्यूजन रिएक्शन ही हो रहा है। अब तुम बोलोगे कि भाई सन का कोर सबसे गर्म क्या होता है, सन का कोर ये मान ले सन है, सन का जो कोर है ना,
सन का जो कोर है उसका जो टेम्परेचर है पता है वो कितना है? उसका टेम्परेचर है 10⁷ केल्विन के आसपास। उसका भी टेम्परेचर 10⁹ नहीं है। यहाँ पे कितना चाहिए? 10⁻⁹ केल्विन चाहिए। और सन का जो कोर भी है ना उसका भी टेम्परेचर 10⁷ केल्विन ही है। तो भाई यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैसे हो रही है ना? यहाँ पे इसको कौन इग्नाइट कर रहा है, कौन इसको माचिस लगा रहा है, कौन इतनी महंगी तीली लगा रहा है इसके पीछे? तो देख, ये एवरेज टेम्परेचर होता है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर बोलने का मतलब क्या है कि मान लीजिए इस क्लास में हम 4 बंदे, ठीक है, हम 4 बंदे, एक के पास 3 रुपए हैं, एक के पास 4 रुपए, एक के पास 5 रुपए, एक के पास 6 रुपए, ठीक है, ठीक है। एवरेज कितना होगा? 3 + 4 3 7 7 6 7 6 13 13 5 18 18 बाई 4 करेंगे कितना आएगा? 4 4 16 4 5 20 4.5। क्या सबके पास 4.5 रुपए हैं क्या? नहीं ना, ये तो एवरेज मैंने बताया ना, सबके पास 4.5 रुपए तो है नहीं। इस कैलकुलेशन का मतलब क्या हो गया? हम सबके पास 4.5 रुपए है। बट ऐसा है क्या? नहीं, किसी के पास उससे भी कम है, किसी के पास उससे ज्यादा है, किसी के पास उससे बहुत ज्यादा ही है, 6 है किसी के पास। तो ये जो टेम्परेचर है ना, ये एवरेज टेम्परेचर है। इस पे कोई कोई होगा जिसका टेम्परेचर 10⁹ केल्विन के भी आसपास पहुंच जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर 10⁹ केल्विन के आसपास पहुंचा, अपन को क्या मिल गया? अपन को इतना टेम्परेचर मिल गया। अपन को इतना टेम्परेचर मिल गया कि मतलब इतना काइनेटिक एनर्जी मिल गया, इतना वर्क हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगी, है ना? 3 × 10⁹ केल्विन चाहिए, है ना? हाँ, यहां पे लेकिन सन के कोर का टेम्परेचर जो है 10 × 10⁷ है, बट ये एवरेज है, इतना बढ़ जाएगा। क्योंकि ये मतलब कि देख, प्रैक्टिकल डेटा है ना, कोई उतने जाके तो किए नहीं है ना उसको चीज को। तो ये प्रैक्टिकल, बट सन में जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही होता है, ठीक है। सन जो अपन को जो लाइट जो दे रहा है वो क्यों दे रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण। समझ में आ गया ये रिएक्शन कैसे कैसे करके वर्क करा? तो पहले इतने दूर तक का ना पहले लिख लेते हैं अपन, ठीक है। पहले इतने दूर तक का पहले लिख लेते हैं। इसको लिखना कैसे करके है? टर्म फ्यूजन, टर्म फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है बेंडिंग, ब्लेंडिंग, सॉरी ब्लेंडिंग, ठीक है। ब्लेंडिंग मतलब कि सबको मिला दिया, मतलब ब्लेंड कर दिया सबको, ठीक है। इसका मतलब होता है ब्लेंडिंग, ठीक है। फ्यूजन मतलब होता है ब्लेंडिंग, इसको मतलब कि मिला दिया, ठीक है। तो जब इसको जब मिलाएंगे, जब इसको जब ब्लेंड करेंगे, जब इसको मतलब इतने करीब लाएंगे, तो क्या होगा? 2 न्यूक्लियाई रिपेल ईच अदर, 2 न्यूक्लियाई रिपेल ईच अदर। अब तुम्हें पता चल गया ईच अदर क्यों रिपेल करेंगे, क्यों करेंगे? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैट्स, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को ओवरकम करने के लिए अपन क्या करेंगे? वर्क करेंगे। अब ये लिखता है, अब नेक्स्ट लाइन ये लिखता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू डन, अ लार्ज अमाउंट of work needed to done। लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क अपन को क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू डन, और वो टू ब्रिंग, क्यों करेंगे वर्क? टू ब्रिंग द न्यूक्लियाई टू पास पास लाने के लिए, ठीक है। टू ब्रिंग न्यूक्लियाई, टू ब्रिंग न्यूक्लियाई एट डिस्टेंस, एट न्यूक्लियर डिस्टेंस। और वो न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना होता है? 10⁻⁻12 से 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। वो वर्क क्यों करेंगे? इसको इतने पास लाने के लिए करेंगे, ठीक है। जब ये इतने पास जब आ जाएगा, जब ये इतने पास जब आ जाएगा, तब क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स स्टार्ट एक्टिंग बिटवीन देम, देन न्यूक्लियर फोर्स स्टार्ट एक्टिंग बिटवीन देम। अब न्यूक्लियर फोर्स इसमें एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और तुम्हें पता है न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ना, वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। न्यूक्लियर, एफ न्यूक्लियर जो होता है ना, एफ न्यूक्लियर
इज 100 टाइम्स स्ट्रोंगर देन एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये समझ में आ गया। जो न्यूक्लियर फोर्स होती है 100 टाइम्स। अच्छा, और इसकी न्यूक्लियर फोर्स की नेचर कैसी होती है? अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव होती है? अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नेचर क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है या रिपल्सिव होती है? दोनों होती है। जब पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे तब ये अट्रैक्टिव बन जाएगा, जब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव आएंगे तो क्या करेंगे? ये रिपल्सिव बन जाएंगे। ग्रेविटेशन कैसा होता है? ग्रेविटेशन इज ऑल्सो अट्रैक्टिव। ठीक है, एफ न्यूक्लियर जैसे अट्रैक्टिव होता है ना, वैसे ग्रेविटेशन भी अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशन में अपनी तरफ अपन को खींचता है। कभी देखा है क्या ग्रेविटेशन के कारण किसी को उछाल दिया हो? नहीं ना। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो क्या होता है? रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, सो दिस कैन बी डन by using heating और वर्क। और वो वर्क कितना होना चाहिए? वो वर्क होना चाहिए 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना वर्क होना चाहिए। ठीक है, इतने पास लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इतना वर्क करना पड़ेगा। जब इतना वर्क होगा तब टेम्परेचर तो मैंने तुम्हें बता दिया, तब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 3 × 10⁹ केल्विन हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर लिखता है जब वर्क करेंगे तब क्या हो जाएगा? टेम्परेचर भी कितना होगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है वो? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, है ना। काइनेटिक एनर्जी पे जब तुम इस 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब पुट करोगे ना, इज इक्वल टू 3/2 इंटू के इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो तुम्हारा जो टेम्परेचर आएगा ना, वो टेम्परेचर आएगा तुम्हारा 3 × 10⁹ केल्विन के पास आएगा टेम्परेचर। ठीक है, इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको। ठीक है, इतना ज्यादा इसको टेम्परेचर चाहिए। ये टेम्परेचर का क्या है? प्रैक्टिकली पॉसिबल अर्थ पे तो नहीं है, बट सन पे भी नहीं है क्या? तो सन पे तो मैंने तुम्हें बताया, सन का कोर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? सन का जो कोर होता है उसका टेम्परेचर होता है 10⁷। ठीक है, बट ये एवरेज है। ठीक है, इसमें से कोई कोई होगा, सन थोड़ा बड़ा तो नहीं है ना, सन बहुत बड़ा है। ठीक है, उसमें कोई कोई जो होगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 10⁹ भी हो सकता है, 10⁻11 भी हो सकता है। ठीक है, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तब जाके ये फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगी, है ना। अच्छा, एक और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो होता है ना, उस पे और एक ये दिया गया है, ये सन के लिए ही दिया गया है। ठीक है, वो क्या है? यहाँ पे लिखा जाता है नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ पे होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये एवरेज है, ये वाला जो लाइन है ना, यही एवरेज सन का 10⁷ क्या 10⁷ से कम नहीं है क्या? कम भी है। क्या 10⁷ से ज्यादा है क्या? ज्यादा भी है। उससे बहुत ज्यादा भी है, बट उनकी संख्या क्या है? बहुत कम है। यहाँ पे क्या? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे 10⁷ टेम्परेचर जो हमें सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल मिला, वो तो भाई उसका नंबर बहुत ज्यादा है, तो हमें पता चल गया कि भाई वो है। बट जैसे जैसे अगर अपन आगे बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर और भी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी और भी बढ़ता है, बट उनका जो फ्रैक्शन जो है काफी कम है, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो काफी कम है। ठीक है, अच्छा, तुमने इतना दूर तक को तो समझ लिया कि ये सब चीज होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इतने टेम्परेचर पे होगा क्या। अब इतने टेम्परेचर पे क्या होगा? टेम्परेचर कितना है भाई? टेम्परेचर है 10⁻, कितना हो गया? 10⁻9 ही मान लेते, 3 × 10⁻9 है तो 10⁻9 ही मान लेते। अच्छा, अपन ने क्लास 9th में अपन ने पढ़ा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? कितने तो भाई देना, हाँ, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, दैट्स आई वांट टू हियर, प्लाज्मा। जब इसको जब इतना गर्म जब करोगे, जब इतना गर्म करोगे, एक सॉलिड जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो लिक्विड तुरंत एक गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो गैस जो है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा में क्या होता है ना, सॉलिड है, उसको गर्म करा तुमने, लिक्विड बन गया।
लिक्विड को और गर्म करा तो वो गैस बन गया। गैस को भी जब इतना एनर्जी, इतना टेम्परेचर दे दोगे ना, तो गैस के जो, गैस में क्या होती है, एटम्स होते हैं, ठीक है। एटम्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियाई, और ऊपर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कवरिंग होता है ना, जो शेल जिसको कहते हैं। इतना टेम्परेचर पे क्या होता है पता है, ये जो शेल है ना, ये डिसॉल्व हो जाता है। इतना टेम्परेचर पे उसका सेल डिसॉल्व हो जाता है। जो ये जो आउटर कवरिंग है ना इलेक्ट्रॉन की, वो डिसॉल्व कर जाती है। और जैसे ही ये डिसॉल्व करा तो ये दोनों अब पास पास आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे होता है। इतने टेम्परेचर पे होता है क्या, इसलिए 9th में अपन को यूज नहीं पड़ता ये चौथे स्टेट का। व्हाट इज दिस प्लाज्मा स्टेट, कोई नहीं बता पाता उतना अच्छे से। बट अब तुम्हें पता चल गया कि प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है। प्लाज्मा स्टेट में जो आउटर कवरिंग जो है ना भाई, वो तक डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, और अब जो डिसॉल्व हो गई तो वो फ्यूज कर जाता है। ठीक है, अच्छा हाँ वो क्या, कम से कम तो इतना देना पड़ेगा। ठीक है, 3⁸ इतना देंगे तब होगा, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जो सन का जो टेम्परेचर है, सन में भी प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है, तो उतना टेम्परेचर 3⁸ 10⁻7 10⁻9 इतना देना पड़ेगा उसको। ठीक, अर्थ पे फ्यूजन रिएक्शन होगा, आप उसके बारे में बात करते हो, राइट क्वेश्चन। तो क्या अर्थ पे फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल है, अर्थ पे फ्यूजन रिएक्शन, रिएक्शन अर्थ पे पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नॉर्मल केसेस में नहीं है, ठीक है, नॉर्मल केसेस में पॉसिबल नहीं है, बट पॉसिबल है एक केस में, पॉसिबल, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, तुमने देश को सुना होगा कि सब कंट्री बोलते हैं कि आई एम न्यूक्लियर पावर्ड, मेरे पास एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब बोलने का मतलब क्या है, मेरे पास फ्यूजन बॉम्ब है, मेरे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है। ठीक है, चाइना बोलता है आई एम न्यूक्लियर पावर्ड, इंडिया बोलता है आई एम न्यूक्लियर पावर्ड, पाकिस्तान बोलता है आई एम न्यूक्लियर पावर्ड, रशिया बोलता है अपन न्यूक्लियर पावर्ड है, यूएसए बोलता है अपन न्यूक्लियर पावर्ड है। न्यूक्लियर पावर्ड होने का मतलब क्या है, क्या उसके पास यूरेनियम बॉम्ब है क्या, यूरेनियम बॉम्ब मतलब कि फ्यूजन, फिजन बॉम्ब, यूरेनियम बॉम्ब मतलब कि फिजन बॉम्ब नहीं। वो न्यूक्लियर पावर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास फिजन बॉम्ब है, उनके पास फ्यूजन बॉम्ब है, ये वाली बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है। ठीक है, कैसे पॉसिबल होता है ये चीज, देखो अपन को पता है कि फिजन रिएक्शन में एनर्जी निकलती है ना। फिजन रिएक्शन में क्या होता है, एक यूरेनियम में, एक यूरेनियम से क्या निकलता है, फिर एनर्जी निकलता है ना, फिर ये 3 न्यूक्लियाई निकलता है, फिर ये 3 को फिर ये कर देता है ना, फिजन फ्यूज कर देता है। यहां पे मैंने तुम्हें क्या बोला था, टेम्परेचर निकलती है ना, वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है ना, पर से कितना पता है, पर से 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब तो मैंने क्या बोला था, जब अपन जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर देखा था मैंने, जैसे कि जहां से एनर्जी हमारी बनती है, वहां पे अपन क्या कर रहे थे, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है और एक अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। इसमें अपन क्या कर रहे थे, दो को रोक दे रहे थे, सॉरी हाँ, दो को रोक दे रहे थे और एक को जाने दे रहे थे। फिर दूसरे रिएक्शन से और ये 3 निकाला, फिर दो को रोक दिया और एक को बस जाने दिया। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो गया। बट अनकंट्रोल्ड में क्या होता है, ये कंट्रोल लॉट को अपन ने हटा दिया। जैसे ही कंट्रोल लॉट को अपन ने हटाया, ये 3 को 3 करे, एक को 3 करेगा, अब ये 3 कितने करेगा, 9 करेगा, और 9 फिर कितना करेगा, 27 करेगा। ये अनकंट्रोल हो गया क्या, और इस अनकंट्रोल हो जाता है क्या, यहाँ पे टेम्परेचर बनता है क्या, ये टेम्परेचर अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर बन गया, अब यहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन करवा दो। तो पता है तुम्हें न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जहां पे अपन को न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब गिराना है। ठीक है, पहले वहां पे यूरेनियम बॉम्ब गिरा दिया, और यूरेनियम बॉम्ब कौन वाला गिराया, कंट्रोल वाला नहीं, अनकंट्रोल वाला, कि इतना इतना जाए कि वो पूरा मतलब कि तहस नहस कर दे। अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर और बढ़ गया, बीच में उसको फ्यूजन बॉम्ब गिरा दिया। फ्यूजन बॉम्ब को क्या चाहिए, बस एक चीज चाहिए उसको, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना चाहिए, 3 × 10⁻9 केल्विन चाहिए। तो वहां पे जब उस बॉम्ब को जब गिराया मैंने, तो क्या हो गया, उसको टेम्परेचर मिल गया फ्यूजन के कारण। अब ये रिएक्शन हो जाएगा। अब देखना है इस रिएक्शन से एनर्जी कितनी बनती है। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शन से देखना है कि एनर्जी कितनी बनती है। ठीक है, हाँ ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बता ही दिया है कि कैसे होता है।
यहाँ पे ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम होते हैं, है ना, यहाँ पे ड्यूटेरियम एक और ड्यूटेरियम से क्या करता है, कॉम्बाइन करता है, और कॉम्बाइन करने के बाद भाई फिर क्या बनाता है, हीलियम का न्यूक्लियस बनाता है H2 4, है ना, हीलियम का न्यूक्लियस बनाता है। हीलियम का न्यूक्लियस बनाता है तो क्या होता है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, बढ़ जाती है। हमारा मेन डील भी यही है, अपन को क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना है। अब एनसीईआरटी एक और बात लिखता है, न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर फ्यूजन इन अर्थ एंड सन। ठीक है, सन का तो भाई तुम्हें पता चल गया, सन में 3 × 10⁻7 केल्विन, 3 × 10⁻9 केल्विन है, उसके पास टेम्परेचर है तो भाई उधर तो हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन, फ्यूजन इन सन, हाँ ऑन सन, इन सन, छोड़ देना ऑन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास टेम्परेचर है उसके पास। ठीक है, अब अर्थ की बात करते हैं, सन का तो तुम्हें पता चल गया। अर्थ पे क्या होता है, अर्थ पे ये लिखता है, अर्थ पे लिखता है सच हाई टेम्परेचर इज पॉसिबल ऑन अर्थ, इज पॉसिबल ऑन अर्थ by only uncontrolled nuclear fission reaction, by only uncontrolled nuclear fission reaction। ठीक है, जब अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा तो इतनी टेम्परेचर पर उनको मिल जाएगी और ये रिएक्शन अब पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसी बॉम्ब को करते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। सच हाई टेम्परेचर क्रिएट एच बॉम्ब, मतलब कि हाइड्रोजन बॉम्ब या फ्यूजन बॉम्ब। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया, कोई भी देश जो बोलता है उसकी न्यूक्लियर पावर्ड है, मतलब उसका क्या है, उसके पास फ्यूजन बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात जो होती है, अच्छा एक यहाँ पे क्वेश्चन है, वो बोल रहा है क्या, फ्यूजन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे क्यों होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज एटम गेट्स आयोनाइज्ड एट हाई टेम्परेचर, पहला, मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप एट हाई टेम्परेचर, दूसरा, तीसरा है इसका न्यूक्लियाई ब्रेकअप एट हाई टेम्परेचर, तीसरा, चौथा इसका काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम रिपल्सन फोर्स बिटवीन देम। विच ऑप्शन इज द करेक्ट। फ्यूजन रिएक्शन में टेम्परेचर का नीड क्यों होता है, क्या उसके क्या उसके आयन को आयोनाइज कर देना चाहिए करने के लिए होता है, या उसके मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देने के लिए होना चाहिए, या न्यूक्लियाई को ब्रेक कर देने के लिए होना चाहिए, या काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई कि वो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर दिया। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट, राइट। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आएगा, जब मैं पीडीएफ दे दूंगा ना, तो वहां पे ये टिक मारा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब सन पे तो तुमने, अर्थ का तो बात हो गया, अपन अर्थ को कैसे कैसे एनर्जी मिलता है ना, अब फ्यूजन बॉम्ब गिरा दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जो फ्यूजन रिएक्शन का जो होता है सन पे जो हो रहा है। ठीक है, हमें पता है कि सन अब हमें एनर्जी कैसे दे रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है क्योंकि सन पे फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। तो फ्यूजन रिएक्शन सन पे हो क्यों रहा है, देख। और एक बात ये होता है ना, सन पे अभी हाइड्रोजन बहुत सारे हैं। ठीक है, सन पे अभी जो रिएक्शन हो रहा है, सन पे हो रहा है कि उसके हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये वाला रिएक्शन हो रहा है अभी। कहाँ गया, हाँ, सन पे अभी ये वाला रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। ठीक है, एक टाइम आएगा ना सन का, जब सन के पास सारे हाइड्रोजन जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब सन के पास बस हीलियम बचेगा। अब हीलियम मिलकर के क्या बनाएंगे पता है, अब लिथियम बनाएंगे। ठीक है, और ये सो ऑन एंड सो ऑन, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये स्टेबिलिटी पे ना पहुंच जाए। कहां तक ना पहुंच जाए, आयरन पे ना पहुंच जाए।
बट सन का पता है, सन का इतना मास है ही नहीं, सन के पास इतना फ्यूल है ही नहीं कि वो कभी क्या कहते हैं उसको, ब्लैक होल बन पाए। यहाँ पे जब सन आता है ना, सन अपने लेटर स्टेट पे, ब्लैक होल कुछ नहीं होता है, ब्लैक होल स्टार ही होता है। बट वो जब बहुत ओल्ड हो जाता है ना, जब उसकी मतलब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन के बराबर जब होती है, तब जाके वो स्टेबल हो जाता है। उसी जो स्टेज होता है ना वो, तब जाके वो ब्लैक होल बनता है। बट क्या सन कभी ब्लैक होल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों सन ब्लैक होल नहीं बन पाएगा? क्योंकि उसके पास इतना मास है ही नहीं, उसके पास इतनी फ्यूल है ही नहीं, है ना। समझ में आ गया ब्लैक होल क्यों बनता है? ये पूरा स्टार लाइफ साइकिल है, इसको कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। सन भी एक स्टार है, सन भी इन फ्यूचर अगर दूसरे स्टार को ले लेते हैं, दूसरे स्टार भी एक टाइम पे जाके क्या बन जाएंगे? ब्लैक होल बन जाएंगे, ठीक है। सन का जो लास्ट स्टेज जो होता है ना, स्टार का जो लास्ट स्टेज जो होता है ना, वो होता है ब्लैक होल, ठीक है। ये एक अलग ही टॉपिक है, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये, ऐसे ही मतलब ऐसे है नहीं सिलेबस में। समझ में आ गया क्या क्या चीज होता है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब अपन ने क्या बताया, अपन को क्या देखना है? फ्यूजन रिएक्शन देखना है, फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन इन सन देखना है अपन को, ठीक है। तो यहां पे तुमने ब्रैकेट में लिख लेना है क्या? हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। सन पे अभी भाई यही रिएक्शन चल रही है, सन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहे? हीलियम बना रहे। और तुम्हें पता है जब फ्यूजन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और वो एनर्जी अपन को मिलता है ना। अच्छा, इसमें होता है स्टेप 1। सबसे पहले स्टेप में पता है क्या होता है? सबसे पहले स्टेज में हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन मिलकर के बनाता है एक ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में तुम्हें पता है क्या होता है भाई? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। यहां पे क्या होगा भाई? एक प्रोटॉन। यहां पे क्या होगा? एक प्रोटॉन, है ना। एक एक ड्यूटेरियम बनाया, ड्यूटेरियम के साथ तुम्हें पता है क्या निकलता है? तुम्हें न्यूट्रिनो निकलता है ना, जिसको वी से डिनोट करते हैं ऐसे करके। चार्ज भी जीरो, मास भी जीरो। प्लस क्या निकलती है पता है? प्लस पॉजिट्रॉन बनता है तुम्हारा, +1 0, है ना। प्लस निकलती है तुम्हारी एनर्जी। वो एनर्जी पता है कितना होता है? वो एनर्जी होता है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन मिला, एक ड्यूटेरियम बनाया। अभी मैं वो रिएक्शन की बात कर रहा हूं जो सन पे चल रहा है, ठीक है। सन पे हाइड्रोजन क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। और पूरे रिएक्शन को अपन देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाया? ड्यूटेरियम बनाया। ड्यूटेरियम बनाने के बाद क्या हुआ? एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो प्लस पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी निकला, ठीक है। अब देख क्या होता है, ये क्या है? पॉजिट्रॉन है। ये पॉजिट्रॉन का पता है क्या होता है? ये पॉजिट्रॉन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करता है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब एक पार्टिकल, जब एक मैटर का पार्टिकल उसके एंटी पार्टिकल से जब मिलता है ना, तो क्या होता है? मास गायब हो जाता है, ठीक है। एक पॉजिटिव है, एक उतना ही नेगेटिव है। तुम सोचो कि तुम्हारे सामने में इतना एग्जैक्ट तेरा उतना ही बंदा आ जाए, मतलब कि जितनी तेरी पावर है, ठीक है। मतलब एक मैं हूं, मेरे सामने में मेरा एक ऐसा क्लून आ जाए जिसकी पावर भी मेरी जैसी है, जिससे मेरी लड़ाई हो जाए। अब मेरी लड़ाई हो जाए, हम दोनों खत्म हो जाएंगे, हम दोनों खत्म हो जाएंगे तो एनर्जी निकलेगी, ठीक है। मतलब ये दोनों की पावर सेम है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को, मैटर और एक एंटी पार्टिकल जब सामने सामने जब आता है ना, दोनों एक दूसरे को क्या करता है? मैटर एनहीलेशन कहते हैं इसको, मैटर एनहीलेशन, एनहीलेट कर देता है इसको, ठीक है। जब ये एनहीलेशन जब होती है ना, तो एनर्जी रिलीज होता है। और वो एनर्जी कितना रिलीज होता है पता है? वो होता है 1.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। 1.02 ले लिया, 1 ले ले 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। पहला स्टेप समझ में आ गया? ये स्टेप अंदर वाला स्टेप है, ठीक है। ये पहला स्टेप है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाया? ड्यूटेरियम बनाया। अब स्टेप 2, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होता है? ये जो ड्यूटेरियम देख रहे हो ना, अब ये ड्यूटेरियम एक हाइड्रोजन से मिलता है, ठीक है। ड्यूटेरियम H12 किससे मिलता है? हाइड्रोजन से मिलता है, H1, और ये बनाता है हीलियम। हीलियम बनाता तो है, बट ये 2-3 वाला बनाता है, ठीक है। 2-3 वाला बनाया, प्लस निकलता है मेरा गामा फोटोन। गामा क्या है? गामा एक एनर्जी है, ठीक है। और गामा के पास कोई चार्ज नहीं होता है, कोई मास नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है? फोटोन है। गामा एक फोटोन है, ठीक है। प्लस हमारी निकलती है एनर्जी, वो एनर्जी होती है 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, ठीक है। एक ड्यूटेरियम है ये,
इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इसमें क्या है भाई, एक प्रोटॉन है। इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है ना। 2 हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम मिलकर के, एक नॉर्मल हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाया, हीलियम बनाया, 2 3 वाला बनाया बट ठीक है। और उसके बाद क्या बना, गामा फोटोन निकला और ये वाला निकला। अब स्टेप 3, ये सब तुम्हें याद नहीं करना है, बस देख के रखो कि कभी एग्जाम में सामने में आ गया तो डरो मत, ठीक है। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होता है, सेम वो वाला हाइड्रोजन जो बना था ना इधर 2 3 वाला, एक और हीलियम उससे मिल जाता है 2 3 वाला से, और फिर मेरा बनाता है He2 4 प्लस मेरा निकलता है एक हाइड्रोजन प्लस 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। स्टेप देख ले, स्टेप में क्या हुआ, स्टेप में क्या होगा, एक हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाया, एक ड्यूटेरियम बनाया। ड्यूटेरियम बनाने के बाद क्या हो गया, मेरा एनर्जी रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से मिला तो क्या हो गया, मैटर एनिहिलेशन हो गया, तो एनर्जी गायब हो गई। अब जो ड्यूटेरियम था वो किससे मिला, एक हाइड्रोजन से मिला, वो कौन बनाया, हीलियम 2 3 वाला हीलियम बनाया, ठीक है, प्लस मेरी एनर्जी रिलीज हुई। अब क्या हुआ, तीसरे स्टेप पे जो ये वाला जो बना था ना हीलियम 2 3 वाला, वो एक और हीलियम 2 3 वाला से मिलेगा, हमारा फाइनल मेरे को मिल गया। अपन को यही चाहिए था ना, अपन को हीलियम 2 4 वाला ही चाहिए था, प्लस हाइड्रोजन रिलीज होती है और ये हमारा 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। अब पूरे इक्वेशन को ना एक सिंपल एक लाइन में अपन शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। वो कैसे होगा, पहला जो स्टेप है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दूसरा जो स्टेप है ना उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस उसमें तीसरा स्टेप जो है ना उसको ऐड कर दो, ठीक है। समझ में आ गया, पहला स्टेप को क्या करना है, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। दूसरे इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और लास्ट में उसमें तीसरे वाले इक्वेशन को ऐड कर देना है। जब तुम ऐड करोगे तब तुम्हारा पता है, तब तुम्हारा एक इक्वेशन निकल के आएगा, वो क्या है, 4 हाइड्रोजन का एटम H11 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मेरा बनाता है एक हीलियम का न्यूक्लियस 2 4 प्लस गामा फोटोन निकलता है मेरा, प्लस न्यूट्रिनो बनता है मेरा, 6 गामा फोटोन लिख ले, 1 गामा फोटोन लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। अगर तुम्हें कोई अगर इक्वेशन अगर याद करना है तो तुम्हें ये वाले इक्वेशन को बस याद करना है। हो क्या रहा है, 4 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन मिला, क्या बना, हीलियम बना, हमें हाइड्रोजन से तो हीलियम ही बनाना है ना, हाइड्रोजन क्या बना, 4 हीलियम बना, 6 गामा लिख ले या 1 गामा लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूट्रिनो तुम्हें पता है कि निकलता है, बस एनर्जी याद रखना है कि एनर्जी इतनी निकलती है। एनर्जी कितनी निकलती है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन क्या है कि विच रिलीज मोर एनर्जी। फ्यूजन रिएक्शन से भी तुम्हें पता था कि एनर्जी रिलीज होती है ना, जो यूरेनियम का जो फ्यूजन जो होता था तब भी एनर्जी निकलती है, और हाइड्रोजन जो फ्यूजन जो होता है उससे भी एनर्जी निकलती है। विच गिव मोर एनर्जी, फ्यूजन रिएक्शन की एनर्जी ज्यादा होती है, फ्यूजन रिएक्शन की एनर्जी ज्यादा होती है। ये बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कैसे करके आता है, ये ऐसे करके आता है, ये आता है विच रिलीज मोर एनर्जी, विच रिलीज मोर एनर्जी, विच रिलीज मोर एनर्जी, फिजन और फ्यूजन। अच्छा ठीक है, अब सबसे पहले बात फ्यूजन रिएक्शन को देख लेते हैं। फ्यूजेनियम का फ्यूजन रिएक्शन मतलब कि यूरेनियम फ्यूजन, यूरेनियम का मास कितना भाई, एटॉमिक नंबर कितना 92, मास नंबर होता है इसका 238, अपन इसको 235 मान लेते हैं, ठीक है 235 मान लेते हैं, हाँ 238 होता है, 92 238 होता है, ठीक है। बट अपन ने इसको चेंज कर लिया था ना, अपन ने जब अपन कर रहे थे तब अपन ये सबको चेंज, वैल्यू को चेंज कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, न्यूमेरिकल हमारा क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। इससे जो एनर्जी निकलती है ना वो कितना निकलती है, 212 निकलता है, बट अपन क्या लिखते हैं 200 मान लेते हैं, ठीक है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रहा है। इसके इतने न्यूक्लियाई इसके इतना इतना एनर्जी बना रहा है, तो एक न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, एनर्जी 235 AMU हमारा कितना एनर्जी दे रहा है,
200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक एएमयू कितना एनर्जी देगा? 200 बटे 235 होगा क्या? जब तुम इसको जब निकालोगे ना तो तुम्हारा आंसर पता है कितना आएगा? तुम्हारा आंसर आएगा 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, एक एएमयू से इतना एनर्जी मेरा बना। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूजन रिएक्शन की। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन याद कर भाई, कौन वाला फ्यूजन रिएक्शन? ये वाला। 4 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाया? हीलियम बनाया, प्लस एनर्जी मेरी कितनी रिलीज हुई भाई? 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरी एनर्जी रिलीज हुई। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 हाइड्रोजन मिला, इलेक्ट्रॉन वगैरह दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, हीलियम बनाया 2 4, प्लस एनर्जी मेरी कितनी रिलीज हुई भाई? 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, है ना? मतलब इधर कितने 4 एएमयू है क्या? इधर 4 एएमयू है ना? यहां पे तो भाई बस प्रोटॉन ही होता है, एक ही होता है ना? कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है भाई? ये 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज किया है। एक एएमयू से कितना बनेगा भाई? 26.7 बटे 4। जब तुम इसको जब सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा आंसर आएगा 6.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बता कौन सा ज्यादा एनर्जी दे रहा है, 0.85 वाला या 6.67 वाला? फ्यूजन वाला, है ना? फ्यूजन एक एएमयू से कितना एनर्जी दे रहा है? 6.67, और ये कितना दे रहा था? 0.85, है ना? कितना ज्यादा है? 12 गुना लगभग लगभग ज्यादा ही। ठीक है, समझ में आ गया? तो विच रिलीज मोर एनर्जी, तुम्हें पता चल गया कौन होगा? फ्यूजन रिएक्शन होगा। ठीक है, अच्छा अब बस क्वेश्चन है, इजी इजी सा है। अब क्वेश्चन है, सबसे पहली बात ये है, वो क्वेश्चन तुम ऐसे ही कर जाओगे। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, सोलर एनर्जी ड्यू टू, सोलर एनर्जी किस कारण से है? सबसे पहली बात बोल रहा है फ्यूजन रिएक्शन, दूसरा बोल रहा है फ्यूजन रिएक्शन, तीसरा बोल रहा है कंबक्शन रिएक्शन, और चौथा बोल रहा है मेरा केमिकल रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। रिएक्शन बस छोड़ दे रहा है यार, बस क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा तो कल से अपन मैग्नेटिज्म देख लेंगे, है ना? अच्छा ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेरा मास डिफेक्ट, डेल्टा एम तो जानते होगे ना भाई? डेल्टा एम तो जानते होगे, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मेरा दिया हुआ है 0.02866 एएमयू दिया हुआ है। मास डिफेक्ट पता है क्यों होता है? क्यों कुछ मास गायब हो जाता है, उसी मास से जो मास जो गायब हो जाता है उसको अपन डेल्टा एम करके डिनोट करते हैं, उसको मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है मेरा, ठीक है, 4 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाया? हीलियम बनाया। ठीक है, 2 4, इसमें जो डेल्टा एम जो है ना, इसमें जो डेल्टा एम जो उसकी वैल्यू मेरे को दी हुई है। ठीक है, मेरे को बोल रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, एनर्जी लिबरेटेड पर न्यूक्लियन क्या होगा? ये देख कैसे करके करोगे। डेल्टा एम मेरा दिया हुआ है भाई कितना? 0.02866 दिया हुआ है। ठीक है, अपन को निकालना एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है। एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर दोगे, मास इंटू सी स्क्वायर। हमें पता है सी स्क्वायर करेंगे तो भाई बहुत झमेला हो जाएगा, उसको डायरेक्ट 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा एनर्जी आंसर आ जाएगा। बट यह एनर्जी पता है चारों का नहीं पूछा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है, एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है। तो एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को। एनर्जी मेरा कितना निकल जाता भाई? डेल्टा एम, और डेल्टा एम मेरा कितना दिया हुआ है अभी? डेल्टा एम पहले लिख लेते हैं ऐसे, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको पूरे इक्वेशन को डिवाइड किससे कर देंगे? 4 से। ये एनर्जी किसका निकला था? पूरे इक्वेशन का एनर्जी ये निकला था। ठीक है, बट हमसे पूछा है क्वेश्चन में क्या है? पर न्यूक्लियन पूछा है। ठीक है, पर न्यूक्लियन के लिए अपन क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा एम मेरा कितना दिया हुआ है? 0.0802866 दिया है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 931.5 से
डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो तुम्हारा आंसर पता है कितना आएगा? आंसर लगभग 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें ये वाला इक्वेशन अगर याद था, आ गया ये वाला अगर याद था, क्या ये भी यही चीज था क्या? ये इक्वेशन था क्या? इधर से ये लगभग 7 के बराबर ही तो है ना, तो इधर से भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है, इधर से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ड्यूटेरियम, ये क्या है? ड्यूटेरियम है ना, एक ड्यूटेरियम और एक ड्यूटेरियम से मिलता है और ये क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। हीलियम 2 4 बनाता है और प्लस एनर्जी हमारी क्यू क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। यहां पे मेरे को बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी मेरे को दिया है 2.2 दिया है। अब बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, ये भी 2.2 दिया है और हीलियम का जो है वो दिया है 28। हाँ, वो दिया है 28। मुझे पूछ रहा है कि एनर्जी रिलीज, फाइंड एनर्जी रिलीज, एनर्जी कितनी रिलीज होगी, ये क्यू क्या होगा? तो हमें पता है भाई क्यू क्या होता है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है क्या? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे प्रोडक्ट में क्या है भाई? ये प्रोडक्ट है क्या? है ना, प्रोडक्ट में कितना है? 28 है और रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है भाई? 2.2। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया रहता है। अगर पर न्यूक्लियन दिया रहता तो 2.2 को पहले तुम 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। बट यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी मेरे को डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो अपन 2 से मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है भाई? 2.2 प्लस 2.2 कितना हो जाएगा? ये 4 जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तुम्हारा आंसर आएगा 36.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन है पूरे लेक्चर का, वो क्या है? सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक हाइड्रोजन 1 2 बाइंडिंग एनर्जी नीचे में दिया हुआ है, कॉम्बाइन किससे करता है? कॉम्बाइन करता है H13 से। वो फिर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं H24 बनाता है, हीलियम बनाता है, प्लस मेरी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी इसका दिया हुआ है मेरे को A, इसका दिया है मेरे को B, इसका दिया है मेरे को C। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या हो रहा है? क्वेश्चन में हो रहा है एक हाइड्रोजन जिसका बाइंडिंग एनर्जी मेरा कितना दिया हुआ है? A। एक और हाइड्रोजन जो है वो उस हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? ट्रिटियम कहेंगे। H13 है ना, ट्रिटियम है, उसका बाइंडिंग एनर्जी मेरे को दिया हुआ है B। और मेरा जो हीलियम जो है उसका बाइंडिंग एनर्जी मेरे को दिया है C। मेरे से पूछ रहा है एनर्जी रिलीज Q क्या होगा? Q क्या होता है भाई? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है क्या? है ना। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में क्या लिखोगे भाई? C लिख देंगे क्या? C माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना है भाई? A प्लस बी, A प्लस बी। इसको और शॉर्टकट करोगे तो क्या हो जाएगा? C माइनस A माइनस बी। दिस इज द आंसर था, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे तुम्हारा फ्यूजन पूरा न्यूक्लियर चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। सब चीज हो गया, पूरा टॉपिक हो चुका है, ठीक है। इंडिकेटर